देखिए, तो जो हम लोग बात कर रहे थे पीछे, ठीक है, सही तरह से इसका क्रम कहाँ पर है, हम लोग संवैधानिक संस्थाएं जरूर उठा लिए थे, लेकिन आपने पूरा पढ़ा भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। और संवैधानिक विकास में देखा कि किस तरह से जो 1773 के रिलेटिंग एक्ट से लेकर के आपका जो पूरा 1947 तक भारत शासन, 1935 का भारत शासन अधिनियम और फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये समस्त प्रावधान जो थे वो कहाँ थे, ब्रिटिशर्स काल में थे, ब्रिटिश के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ क्या है, आप लोग पढ़ रहे हैं कि जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हो रहा है, वो साइमन कमीशन लगभग आप पहुंच गए हैं। साइमन कमीशन के बाद क्या आएगा, साइमन कमीशन के बाद आप देखेंगे कि भारत में जब साइमन कमीशन को नहीं स्वीकारा जाएगा तो उसी को मनाने के लिए क्या होता है, फिर गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन के ठीक पहले भारतीयों को क्या होता है, एक चुनौती दी जाती है कि क्या आप अपना संविधान बना सकते हैं जिससे सभी जो भारत के पार्टी हैं वो एक सर्वसहमति के साथ संविधान बनाए। तो वही आप देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, जहां पर पहला क्या बात है, लिखित संविधान बनता है। उसके बाद फिर आप आगे देखेंगे कि जो फिफ्थ मिशन आता है, जिसमें एक भारत में संविधान के प्रारूप को लाकर रखा जाता है, लेकिन कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध बाद इसे जारी किया जाएगा। कई कमियां थी, भारतीयों द्वारा नहीं स्वीकारा गया। फिर फाइनली क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है ना। तो जब फाइनली कैबिनेट मिशन आता है तो उसके माध्यम से भारत में अपने संविधान को बनाने की और संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का एक शक्ति मिल जाता है, अनुमति मिल जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। भारत में भारतीयों द्वारा 1895 से सबसे पहले जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो संविधान है उसके निर्माण की बात प्रारंभ हो गई। तो अभी हम लोग फिलहाल ये देख रहे हैं किस तरह से भारत में संविधान की मांग उठी और उसके बाद संविधान के निर्माण के लिए किस तरह से भारत में संविधान सभा की मांग उठी, और अंततः जाकर के जब 1946 में, नवंबर 1946 जब संविधान सभा का गठन होता है तो उसके तहत कैसे प्रावधान रहे जो हमारे अंतरिम संविधान जो आप देखते हैं 1950 से लागू हो रहा है, ठीक है, वो कैसे पूरा बनकर के तैयार हुआ, उसमें क्या क्या सारी विषय रहे उसी को हम लोग देखने चल रहा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो हम लोग देखने चल रहे हैं क्या देखेंगे, पहले देखेंगे संविधान की मांग और उसके बाद देखेंगे संविधान सभा की मांग, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया कैसे बढ़ी उसको देखिए। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की जा रही है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ये बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले क्या है, 1895 में एक अपना क्या किया था, स्वराज विधेयक। स्वराज का मतलब खुद का राज, यहाँ पर क्या क्या एक इसको लेकर के विधेयक प्रस्तुत किया था। और उसी विधेयक में सबसे पहले क्या, यही 1895 में संविधान की मांग की थी, ठीक है। उसके बाद फिर 1916 होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था, एनी बेसेंट के नेतृत्व में। इसके द्वारा भी आवाज उठी, लेकिन नाम से ही क्या है, होम रूल लीग आंदोलन, घरेलू शासन। इसका मतलब क्या है, यहां पर भी घरेलू शासन का संचालन भारतीयों को करने की मांग उठी, अर्थात ब्रिटिशर्स से अब यहाँ पर ये बात कहना प्रारंभ कर दिया गया था कि भारतीयों का शासन भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब भारतीयों का शासन भारत के द्वारा होगा तो उसमें भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया की मांग रखी जा रही है। फिर 1922 में गांधी जी इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान सभा व संविधान निर्माण की मांग की। किसके माध्यम से, तो इनकी एक पत्रिका थी, कौन सी थी, हरिजन पत्रिका, ठीक है, हरिजन सेवक पत्रिका के माध्यम से। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, जब भी भारत स्वतंत्र होगा तो क्या होगा, भारतीयों का जो संविधान निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा, भारतीय लोगों द्वारा ही होगा। इसका मतलब 1922 गांधी जी के द्वारा क्या किया जा रहा है, हरिजन सेवक पत्रिका के माध्यम से भी संविधान व संविधान सभा के जो मांग थी उसको बल दिया जा रहा है। और यहीं पर एक स्टेटमेंट भी कर दिया गया कि जब भी भारत स्वाधीन होगा तो भारतीयों का जो संविधान निर्मित होगा वो भारतीय लोगों द्वारा ही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं अंततः इस मतलब जो स्टेटमेंट था इस पे लक्षित रूप से सफलता ही हाथ लगा है। उसके बाद क्या हुआ है, 1925 1925 में आप देख रहे हैं तो यहां पर क्या है, सप्रू समिति है, ठीक है।
और इस सप्रू समिति के माध्यम से क्या था, एक बिल प्रस्तुत किया गया जिसका नाम क्या था, कॉमनवेल्थ इंडिया बिल। इसी कॉमनवेल्थ इंडिया बिल के माध्यम से फिर एक बार क्या है, गांधी जी ने, क्योंकि इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी थे, तो गांधी जी ने क्या किया था, भारतीय संविधान की मांग की थी। ठीक है, अब इसके बाद बात कहां आगे बढ़ रही है, तो 1928 में अब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट क्या था, वही था जो मैंने आपको बताया, जब साइमन कमीशन को भारतीयों द्वारा नहीं स्वीकारा गया था तो ब्रिटिशर्स द्वारा तत्कालीन जो वहां के सचिव थे उन्होंने क्या किया था, एक भारतीयों को चुनौती दी थी कि क्या आप ऐसा अपना संविधान बना सकते हैं जिसपे भारत के सभी दलों की सर्वसहमति बने। और बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि भारत में उस समय भी क्या था, इतने स्तर पर बटी हुई चीजें थी और लोग अपनी अलग अलग मांगों पे लगे हुए थे कि ब्रिटिशर्स इस चीज को जानते थे। लेकिन अंततः क्या हुआ, जो नेहरू रिपोर्ट भी बनी थी, अर्थात जो नेहरू समिति बनी, ध्यान रखिएगा नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू से है, तो जो यहाँ पर समिति बनी थी उसके माध्यम से बंबई प्रांत के लिए भारत में पहला क्या हुआ था, लिखित संविधान बना था। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, इसका निर्माण बंबई में किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था कि ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। ब्रिटिश भारत शब्द इसलिए प्रयोग हो रहा है क्योंकि अभी भारत स्वतंत्र हुआ नहीं था, तो जो भारत थे उसमें क्या था, दो स्तर में भारत बटा हुआ था। एक जहां देसी रियासत हुआ करती थी, देसी रियासत का मतलब जहां पर अभी भी वहां के राजाओं को वहां शासन का अधिकार दिया गया था। ठीक है, हालांकि वो जरूर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अधीन होकर ही काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको उनका अधिकार दिया गया था, सीमित अधिकारी से ही माना जाता था। हाँ, यहाँ उनकी जो राजशाही व्यवस्था है वो चल रही है। और जितने क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स ने अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया था उसी को क्या कहा गया, ब्रिटिश भारत कहा गया। जब हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि 389 सदस्यों का जब चयन किया गया तो उसमें 296 सदस्य जो थे वो कहां से थे, वो ब्रिटिश भारत से आ रहे थे, और अन्य सदस्य कहां से आ रहे थे, वो देसी रियासतों से आ रहे थे। ठीक है, लगभग 93 सदस्य। फिर तो देखिए, तो ये पहला लिखित संविधान बना जो बंबई प्रांत के लिए था। अब इसमें क्या क्या मांग किए हैं, अभी इस पे बहुत ज्यादा हम लोग को चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जहां जितना पॉइंट है उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि अभी हम लोग इसको एक पॉलिटिकल एंगल से पढ़ रहे हैं। अभी जब आप पढ़ेंगे, जब हम लोग हिस्ट्री की क्लास करेंगे तो उसमें भी आज इन सब चीजों की चर्चा होगी, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस किस तरह के बिंदुओं पर बात किया गया था। लेकिन फिर भी कुछ मोटे स्तर पे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या किया गया था, तो सबसे पहले भारतीयों के लिए अपनी एक क्या थी, उनकी जो मौलिक स्वतंत्रता है उसका अधिकार की मांग किया गया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मांग की गई थी। इसके अलावा क्या था, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ मतलब, अखिल भारतीय संघ का मतलब, चूंकि भारत कई प्रांतों में बटा हुआ था, कुछ ब्रिटिश प्रांत और कुछ देसी रियासत थे। अभी आप देख रहे हैं 1928 है, भारत को संघीय ढांचा की मान्यता कब मिली है, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। तो अभी क्या है, एक अखिल भारतीय संघ के लिए मांग किए थे। ठीक है, प्लस यहाँ पर सांप्रदायिक जो विभाजन था उसके लिए मना किए थे, सांप्रदायिक जो पृथक्करण का क्षेत्र था उसको लिए मना किया गया था, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात की गई थी, जो केंद्र में या प्रांतों में जो द्वैध शासन लग रहे थे उसको समाप्त करने की बात की गई थी, द्विसदनात्मक समिति की मांग की गई थी, जो सूची के माध्यम से केंद्र और प्रांतों के मध्य विषय बटे हुए हैं उनमें क्या था, अवशिष्ट शक्तियां जो थी उनकी मांग कहाँ की गई थी, केंद्र में की गई थी। तो ऐसे बहुत से विषय जो आप संवैधानिक पहलू के पक्ष से देखते हैं वो वहां पर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसके अलावा किसकी मांग की जा रही है, डोमिनियन स्टेट की मांग की जा रही है। ध्यान रखिएगा, अभी भी भारत के द्वारा क्या है, एक डोमिनियन स्टेट की मांग की जा रही, क्योंकि ब्रिटिशर्स द्वारा कई जो औपनिवेशिक उनके क्षेत्र हुआ करते थे उनको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे चुके थे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे देश को। उसमें क्या होता था, डोमिनियन स्टेट में आप अपना, जैसे आप संप्रभुता की बात करते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता होती है, दूसरी बाह्य संप्रभुता होती है। तो आंतरिक संप्रभुता पूर्ण रूप से मतलब जो राष्ट्र है उसको दे दिया जाएगा। जैसे भारत के सापेक्ष में बात करें तो भारतीयों को दे दिया जाएगा। इसका मतलब क्या करिए, आप अपना खुद का संविधान बनाइए, खुद का शासन करिए, खुद की नीति करिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जैसी भी नीति आप करना चाहते हैं, लेकिन जहां तक आपकी विदेश नीति होगी वो किसके अंडर में होगी, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया को जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था, आज भी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रप्रमुख कौन माना जाता है, ब्रिटेन के राष्ट्रपति।
क्योंकि डोमिनियन स्टेट के बाद वो स्वतंत्र तो हो गया, और स्वतंत्रता के पश्चात क्या था, उसके सारे कार्यभार अपने स्वतंत्र रूप से चलने लगे। विदेश नीति में ब्रिटेन की तरफ से हस्तक्षेप हुआ नहीं, क्योंकि कुछ मिलना ही नहीं था विदेश नीति में उनके। और ऐसी स्थिति में क्या था, जो उस समय उनके ऊपर एक डोमिनियन स्टेट के राज्य का दर्जा मिला था, कहीं ना कहीं कागज के पन्नों पे अभी भी क्या है, वो विद्यमान है, भले ही वहां पर वो व्यवहार में आपको न दिखाई दे। ठीक है, तो ये इतनी चीजें क्या है, ये इतनी चीजें जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीयों द्वारा जो है मांग किया गया। थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर एक बार समराइज कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग एवं रियासतों के राजाओं द्वारा इसका सबसे प्रबलतम विरोध किया गया। आप कारण समझ सकते हैं। अभी जब आप जिन्ना के आज देखेंगे, अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे तो जिन्ना के क्या है, जो 14 सूत्री मांगे थे उसमें भी देखेंगे आप, वो सभी चीज मुस्लिमों के पक्ष मांग रहे थे। तो यहाँ पर संविधान को लेकर के भी क्या था, अब यहाँ से धीरे धीरे क्या था, दो राष्ट्र और प्लस अपने अलग संविधान के जो प्रावधान थे वो जमीनी स्तर पे कार्य करने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी, नेहरू के द्वारा क्या किया जा रहा था, जो पृथक निर्वाचक क्षेत्र थे उनको क्या किया जा रहा है, वहां पर उसको समाप्त करने की बात की जा रही है। तो उसके खिलाफ में सबसे बड़े देसी रियासत क्यों जाएंगे, क्योंकि देसी रियासत को हमेशा चाहते थे कि भाई उनका क्या हो, जो रजवाड़ा है वो क्या रहे, बचा रहे। अगर संविधान बनना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं धीरे क्या होगा, वो संविधान सभी जगहों पर लागू होगा, तो उनके अपने जो शासन की प्रणाली है वो भी प्रभावित हो जाएगी। तो प्रबलतम विरोध यहाँ 2 से हुआ। ठीक है, इसके बाद दिसंबर 1929 तक आप जानते हैं ना कि नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के पश्चात ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको नहीं माना था। जब ब्रिटिशर्स ने नहीं माना तो उसके पश्चात फिर क्या हुआ, अंततः फिर दिसंबर 1929 तक का 1929 तक का क्या किया गया था, डेडलाइन दे दिया गया था कि अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा, हम पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर पूर्ण स्वराज की बात आ जाती है। और वही क्या हो रहा है, फिर 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन हो रहा है, क्योंकि ये क्या था, दिसंबर 1929, अब 26 जनवरी 1930 को क्या हो रहा है, लाहौर अधिवेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्हीं के नेतृत्व में क्या हो रहा है, पूर्ण स्वराज का प्रण लिया जा रहा है। और यही इसी वजह से क्या है, ब्रिटिशर्स को 1 साल में सत्ता छोड़ने की चेतावनी दी गई। ठीक है, और यहीं पर पहली बार क्या था, 26 जनवरी 1930 को फिर क्या हो रहा है, पूर्ण स्वराज के मांग के रूप में क्या हुआ, जो 26 जनवरी का दिन था, यहीं पर आपने देखा था रावी नदी के तट पर क्या किया जा रहा था, पहली बार फिर झंडा फहराया जा रहा था। और जो 26 जनवरी का दिन था उसे एक तरह से भारत में क्या किया गया, स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। और फिर एक परंपरा बन गई तब से कि 26 जनवरी 1930 के बाद से लगातार क्या हो रहा था, फिर 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। कितने वर्षों तक ये प्रक्रिया चली, 18 वर्षों तक। उस 18 वर्ष के पश्चात फिर क्या हुआ, फिर 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। अब 15 अगस्त 1947 को किया जा रहा है तो ये तो नहीं ना कहेंगे ब्रिटिशर्स से कि नहीं भी आज ना आजाद करो, क्योंकि हमको स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाना है। तो इस वजह से क्या हुआ, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो रहा है, तो 15 अगस्त 1947 भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित हो गया। लेकिन चूंकि 26 जनवरी का अपना एक विशेष महत्व था, इसीलिए फिर आपने देखा कि संविधान के पूरी तरह से बन जाने के बावजूद संविधान को पूर्ण लागू नहीं किया गया था। संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को लाकर लागू कर दिया गया था, जहां पर एकता, अखंडता, संप्रभुता और नागरिकता जैसे संबंधित कुछ प्रमुख विषय थे। इसके अलावा समस्त संविधान फिर 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो लागू किया गया था उसका इतिहास कहां से है, 26 जनवरी 1930 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 26 जनवरी 1949 संविधान बन तो गया, लेकिन लागू कब हो रहा है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो अब अगर हम लोग एक क्रम में देखें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सबसे पहले 1895 में कौन है, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्वराज प्रस्ताव रखा और इसी के माध्यम से पहली बार क्या किया,
संविधान की मांग की। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा काम क्या हो रहा है, दूसरा काम 1916 में क्या हो रहा है, होम रूल लीग आंदोलन जो था, होम रूल लीग आंदोलन, इसके माध्यम से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स से घरेलू शासन के संचालन की मांग रखी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो रहा है, 1922 हरिजन सेवक पत्रिका, वही हरिजन पत्रिका जिसे कहते हैं, ठीक है, गांधी जी की पत्रिका, इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, संविधान व संविधान सभा की मांग की, जिक्र किया इसके बारे में, और ये भी स्टेटमेंट दिया कि जब भारतीय स्वाधीन होगा तो भारतीयों का संविधान जो होगा वो भारतीयों द्वारा निर्मित ही होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स द्वारा जैसे क्रिक मिशन भी देखेंगे तो उन्होंने क्या किया था, जो 1942 में अगस्त प्रस्ताव आया था उसके माध्यम से ये क्या करे थे, अपने यहाँ से जो संविधान का ड्राफ्ट होता है, प्रारूप होता है, उसे बनाकर भेज रहे थे। मतलब जैसा हम आपको संविधान दे रहे हैं आप उस तरह के संविधान को अपने यहाँ लागू कर लीजिए। तो भारतीय इस पे भी सहमत नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जो संविधान बनेगा वो संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो रहा है, तो उसके बाद फिर 1925 में क्या है, जो सप्रू समिति है, इस सप्रू समिति के माध्यम से क्या था, एक कॉमनवेल्थ इंडियन बिल, कॉमनवेल्थ इंडियन बिल प्रस्तुत किया गया। और इसमें भी क्या था, गांधी जी चूंकि इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो उनके माध्यम से क्या किया गया था, यहाँ पर जो संविधान था उसकी मांग रखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोग आगे की बात करें तो एक पॉइंट और क्या बच रहा है, 1928। अब क्या हो रहा है 1928 में, तो नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से चूंकि चुनौती मिली थी संविधान बनाने की, इसलिए भारतीयों ने भारत का शासन कैसा होगा उसका एक लिखित प्रावधान तैयार किया। अब उस लिखित प्रावधान को भी तो उनके द्वारा प्रस्तुत कर तो दिया गया, लेकिन ब्रिटिशर्स माने तब तो, इसलिए फिर क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट की बातों को मांगने के लिए क्या किया गया, उनके ऊपर दबाव डाला गया, और यहीं पर एक यूनियन स्टेट का भी मांग रखा गया था। अब यही क्या किया गया, फिर डेडलाइन दे दिया गया, क्या कि दिसंबर 1929 तक यदि भारत को यूनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं होता है तो क्या करेंगे, फिर एक पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे। और उसी के तहत फिर क्या हो रहा है, 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे भारत के ध्वज को फहरा करके क्या किया गया, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। और उसके पश्चात फिर लगातार 26 जनवरी जो है वो भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, ये सभी जो मांगे थी ना किससे संबंधित थी, अभी संविधान से संबंधित थी। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा की मांग कैसे चल रही है। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझिए, संविधान तो आपका वो प्रावधान हो गया जिससे शासन चलेगा, और संविधान सभा वो लोगों का समूह हो गया जो संविधान को बनाएंगे। इस संविधान बनके तैयार हुआ तो किसी ने उसको बनाया कि नहीं बनाया, तो उन सदस्यों के समूह को जिन्होंने संविधान को निर्मित किया क्या कहा गया, संविधान सभा। ठीक है, आइए अब यहां पे क्या हो रहा है, अब देखिए संविधान सभा की मांग हो रही है। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग यानी उन लोगों की, उन सदस्यों की मांग होगी जो मिल करके अपने संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी मांग किसके किया था, तो सर्वप्रथम 1934 में
ये एम.एन. रॉय द्वारा, एम.एन. रे है, एम.एन. रे द्वारा क्या किया गया था, संविधान सभा की मांग की गई थी। थोड़ा इनके बारे में परिचय बता दिया गया कि क्या थे, वामपंथी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, प्रखर नेता थे। ठीक है, तो आज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस भारतीय द्वारा की गई, एम.एन. रे द्वारा की गई थी। कब की गई, 1934 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार रखा था। उसके बाद वर्ष 1935 यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार क्या है, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। आधिकारिक रूप से तात्पर्य क्या है, देखिए बहुत बार आज की भी राजनीति में देखते हैं कि जब कोई नेता या कोई व्यक्ति अपना कुछ बयान देता है और उसके बयान कुछ विवादित हो जाते हैं, तो ऐसे में तुरंत ही पार्टियां क्या कहती हैं, क्योंकि उनका समर्थन तो दे नहीं सकती, बहुत बड़े स्तर पे विरोध भी नहीं कर सकती, तो एक बड़े ही संतुलित शब्द का प्रयोग करके निकल जाते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है। ऐसे स्थिति में उसको हम आधिकारिक दर्जा नहीं देते हैं। उसी तरह से क्या हो रहा है, आधिकारिक यहां पर मांग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अब कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वहां से क्या हो रहा है, निर्णय लिया जा रहा है, उस पर बात की जा रही है और उस पर सहमति बन रही है। व्यक्तिगत स्तर पे तो बहुत सी बात पहले से लोग मांग कर ही रहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आधिकारिक तौर पर मतलब अब कांग्रेस के अधिवेशन से जो है वो संविधान सभा के गठन की मांग को प्रारंभ कर दिया गया 1935। ठीक है, 1938 जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया, इन्होंने घोषणा कर दिया कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा होगा, जो भारत में वयस्क मताधिकार के अधिकृत होंगे उन्हीं के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा, मतलब उन्हीं के द्वारा चुने गए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन होगा और उनके माध्यम से क्या होगा, फिर संविधान का निर्माण होगा। आप समझ पा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ आज क्या होता है, चुनाव होता है तो हम लोग किसको करते हैं, प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधि का चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है या नहीं है। उसी तरह उस समय पे क्या हुआ, नेहरू जी ने ये कमिटमेंट किया कि जब संविधान बनेगा हमारा, तो संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा के सदस्यों का गठन होगा वो भारतीयों द्वारा चुने गए सदस्य होंगे। तो जितने भी वयस्क भारतीय होंगे उन सभी को अधिकार मिलेगा कि वो अपने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कर सकें। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, उसका कारण भी था क्योंकि फिर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद फिर क्या हो रहा था, जो प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर भारतीयों ने क्या किया था, चुनाव में अपनी जीत प्राप्त की थी, वहां से सबने अपना सीट त्याग दिया था, बहिष्कार कर दिया था उसका। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल, फिर अचानक से क्या था, ब्रिटिशर्स के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव के साथ साथ अब दुनिया में उनकी औपनिवेशिक नीति कमजोर पड़ने लगी थी। ऐसे में भारतीय भी मौके का लाभ उठा करके लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहे थे। और फिर जब दो तीन प्रस्ताव को स्वीकारने, मतलब दो तीन प्रस्ताव को जब भारतीयों द्वारा जो प्रस्तुत किया गया नहीं माना गया, ब्रिटिशर्स ने अपना लाने का प्रयास किया। जैसे नेहरू रिपोर्ट नहीं माने, अगस्त प्रस्ताव आया ब्रिटिशर्स की तरफ से, भारतीयों ने नहीं माना, क्रिप्ट मिशन आया, भारतीयों ने नहीं माना, और अंततः जाकर के फिर आप देख रहे हैं कैबिनेट मिशन के तहत भारतीयों को अपना संविधान बनाने का कार्य किया। लेकिन अब इतना समय नहीं बचा था कि उसके लिए पहले हम चुनाव कराते, लोगों का चयन करते, लंबी प्रक्रिया हो जाती ना। तो इस वजह से क्या था, फिर जो सदस्य थे उनका कांग्रेस समितियों द्वारा कुछ प्रावधान के माध्यम से चुन लिया गया, और प्लस एक्चुअल में ये भी आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस के द्वारा चुना गया। मुख्य रूप से क्या हुआ था, जब कैबिनेट मिशन आया था तो उस कैबिनेट मिशन में क्या था, कुछ प्रमुख प्रावधान बता दिए गए थे कि कैसे कैसे आप करेंगे, और उसी प्रावधान के तहत ये निर्धारित कर दिया गया था कि 389 सदस्य जो होंगे वो संविधान सभा के सदस्य होंगे। उसमें 296 जो होंगे वो कहां से होंगे, वो ब्रिटिश प्रांत से होंगे, और 93 जो होंगे वो देसी रियासत से। अब ये 296 कौन होंगे, उसका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ठीक है, तो संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें किसी भी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका मतलब बाह्य शक्ति का मतलब मुख्य रूप से तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। इससे पूर्व 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा भी संविधान सभा की मांग जोर पकड़ ली थी। तब 1937 में जो प्रांतीय विधानसभाएं थी वहां पर भी अब अपने विधानसभा की अपने संविधान सभा के गठन की बात प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, 1940 1940
1940 ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दे दी, जिसे अगस्ता प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहने के लिए था ना आधिकारिक रूप से स्वीकृति दे दी, इसकी समस्याएं कुछ और भी थी। इस प्रकार प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें क्या कहे कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे। और मुख्यतः भारतीय अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठा देता है कि क्या सभी भारतीय होंगे? क्योंकि हमको संविधान सभा के ऐसे गठन की आवश्यकता है जहां पर सभी भारतीय हों। और आप जानते हैं ब्रिटिशर्स की नीति कैसी होती थी। एक तरफ आपको फिर से वही छल दिखावा करते कि ठीक है हम आपकी बात मान तो रहे हैं, आप ही लोग तो रहेंगे उसमें, कुछ सदस्य हम योग्य रखेंगे क्योंकि अभी आप इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के संचालन के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। तो हम अपने यहाँ कुछ योग्य विशिष्ट लोगों को रखेंगे। और अंततः जानते हैं जब बिल बन के आता है तो वो जो योग्य और विशिष्ट लोग होते सारी शक्ति उनके पास हो जाती। वायसराय ऐसी शक्ति दे देते कि कुछ विषय हस्तांतरित हो जाएंगे, कुछ कैसे हो जाएंगे, आरक्षित हो जाएंगे। मतलब जहां वायसराय मुहर मारते वो मान लिया जाता और जो ना मानते वो शायद ना माना जाता। ऐसे कुछ प्रावधान भी कर सकते थे। तो कुल मिलाकर के भारतीयों का मानना था 100% भारतीय सदस्यों द्वारा ही क्या होगा, हमारे संविधान का निर्माण होगा, इसलिए इसको नहीं स्वीकारे। और क्या कहे, इससे पूर्ण संप्रभुता प्राप्त नहीं हो पाएगी। फिर 1942 में क्या किए, क्रिप्ट मिशन लेकर के आए, एक बार पुनः प्रयास किए। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा भारत में संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव दिए, ड्राफ्ट प्रपोजल, एक संविधान बनाकर भेज दिए कि आपके यहाँ कैसे संविधान निर्मित होना चाहिए, इसी तरह बना लीजिए। और इसे क्या किए, द्वितीय विश्व युद्ध बाद लागू करने की बात की है। इसी को देकर के गांधी जी ने क्या कहा था, ये कैसा चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, ब्रिटिशर्स कंगाल हो चुके हैं, अकाउंट में उनके एक पैसा नहीं है और चेक दे रहे हैं बाद का, तो ऐसा चेक किसी काम का है नहीं। पहली बात, यहाँ दो समस्याएं थी। एक, वो अपना प्रारूप भेजे थे, तो इसका मतलब संविधान सभा का फिर बहुत ज्यादा महत्व ही न रह जाता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बता दिए थे कि आपका संविधान कैसा होना चाहिए। दूसरा, अभी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू करने की बात कह रहे थे, और जानते ही हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही छल किया था, जहां लगातार कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या करेंगे, हम आपको स्वराज दे देंगे, और दिया कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसलिए अब ब्रिटिशर्स के चरित्र को भारतीय जान चुके थे। तो 1942 में क्रिप्ट ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा भारत में संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव दिया गया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू करने की बात कही गई। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग की मांग यहाँ पर क्या थी, अपने लिए एक अलग संविधान की थी। ठीक है, और विडंबना देखिए कि पाकिस्तान बनने के बाद भी संविधान नहीं बना। यहाँ पर संविधान की मांग हो रही थी, अगर अलग हो गया उसके बाद संविधान बनना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी संविधान नहीं बना। इसीलिए वहां की जो राजनीतिक स्थिति हो क्या, बड़ी हॉचपॉच है, क्योंकि अगर एक स्पष्ट नियम होता तो शायद वहां पर क्या होता, चीजें नियम से चलती। तो यही वजह है, वहां पर देखिए समस्याएं अपने आप में है। तथा भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में विभाजित करने व अलग अलग संविधान सभा की मांग की। गांधी जी ने क्रिप्ट मिशन को क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। कहां से प्रारंभ किया था, अभी फिर से रिवीजन करा देंगे, क्विक देख लीजिए। 1934 एम.एन. रे, 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1937 प्रांतीय विधानसभा, 1938 नेहरू जी का स्टेटमेंट, क्या वयस्क सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्माण होगा, या संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। ठीक है, 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिप्ट मिशन। ठीक है, एक अंतिम देख लीजिए। 1946 कैबिनेट मिशन, क्या हो रहा है, 14 मार्च 1946 इटली। अब कौन थे ये, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या किया, कैबिनेट मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का गठन किया। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे, एक थे आपके क्रिप्स, जो उस समय क्या थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। यही 1942 में क्रिप्ट मिशन लेकर के आए थे, उस समय वो अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर थे, नौसेना के मंत्री थे। फिर कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, ये कौन थे,
कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और उस समय भारत के सचिव थे। ठीक है, 24 मार्च 1946 में क्या हुआ था, ये आया था। तो 14 मार्च 1946 इटली तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन हो रहा है। 10 दिनों बाद 14 मार्च 1946 में भारत आ जा रहा है। ठीक है, आइए 1934 सबसे पहले किसके द्वारा, M.N. रे, इन्होंने क्या किया, संविधान सभा के गठन की बात की। 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्या है, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग। 1937 प्रांतीय विधान मंडल द्वारा मांग। 1938 जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या कहा गया कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे, संविधान सभा का जो गठन होगा वो क्या होगा, वयस्क मताधिकार के साथ होगा। 1940 अगस्त 1940 क्या आ रहा है, अगस्त प्रस्ताव आ रहा है। अगस्त प्रस्ताव ना मानने का कारण क्या था, अगस्त प्रस्ताव ना मानने का कारण क्या था, मतलब एक वर्ड याद रखिएगा, मुख्यतः भारतीय होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, 1942 क्या हो रहा है, क्रिप्ट मिशन। 1942 से क्रिप्ट मिशन के तहत क्या हुआ, इसको एक संविधान प्रारूप आया, या आप कह सकते हैं प्रारूप प्रस्ताव आया। तो एक प्रारूप प्रस्ताव आया, और दूसरी बात क्या कहे, 1900 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको क्या करेंगे, लागू कर देंगे। ठीक है, इसीलिए को लेकर गांधी जी ने क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। 14 मार्च 1946 प्रधानमंत्री इटली क्या कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन का गठन कर रहे हैं। कितने सदस्य हैं, 3। कौन कौन से हैं, पहले आपके क्रिप्स हो गए, फिर अलेक्जेंडर हो गए, तीसरे कौन हो गए, पैट्रिक लॉरेंस। देखिए यहां पर क्रिप्स कौन थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। अलेक्जेंडर कौन थे, नौसेना अध्यक्ष थे। और पैट्रिक लॉरेंस कौन थे, भारत सचिव थे। क्लियर इतना। एक आप देख रहे हैं संविधान की मांग हो रही है, 1895 बाल गंगाधर तिलक, 1916 होम रूल लीग आंदोलन, 1922 हरिजन पत्रिका, 1925 सप्रूप समिति, 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1929 पूर्ण स्वराज की मांग, 1930 पूर्ण स्वराज प्रारंभ। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं जो हम लोग संविधान सभा की मांग की कर रहे हैं, 1934 M.N. रे, 1935 कांग्रेस अधिवेशन की तरफ से, 1937 प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा, प्रांतीय विधान मंडल द्वारा, 1938 नेहरू जी का स्टेटमेंट वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का गठन होगा। अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिप्ट मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ, मंजूरी मिल गई कि अब भारत अपना संविधान जो है उसके निर्माण के लिए अपने संविधान सभा का गठन कर सकता है।
ठीक है। और ध्यान रखिएगा, चूंकि लगातार यहाँ जिन्ना और मुस्लिम लीग द्वारा क्या था, 2 संविधान की मांग की गई थी, तो यहाँ पर क्या होता, मांग केवल एक ही को दिया गया था। तो उनको कैसे संतुष्ट किया गया, तो बहुत से ऐसे प्रावधान कैबिनेट मिशन के तहत रखे गए थे जो मतलब मुस्लिम हितों के संरक्षक जो थे उनको संतुष्ट करने में सफल रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अब संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एक 14 मार्च ध्यान रखिएगा 1946, दूसरा 24 मार्च 1946 गठन का दिन और प्लस भारत आने का दिन। जुलाई 1946, 24 मार्च 1946 भारत आया कैबिनेट मिशन। जुलाई 1946 भारतीय संविधान सभा की मांग को मंजूरी दी गई तथा मुस्लिम लीग की मांग को मंजूरी नहीं मिली, परंतु इसमें कुछ योजनाएं काफी हद तक मुस्लिमों को संतुष्ट करने में सफल हुई, ठीक है। यही बात जो भी आप लोग बता रहे थे। कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर अब नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। और यही फिर आपने देखा कि जब अभी चर्चा कर लेंगे, उस पर भी चर्चा होगी, यही जब गठन हो गया था तो दिसंबर में क्या हो गया, इसकी बैठक प्रारंभ हो गई। वहीं 13 दिसंबर 1946 था, वहां पर फिर उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 में आकर इसको स्वीकार कर लिया गया और उसी उद्देश्य का प्रस्ताव, जिसे आप बाद में प्रस्तावना के रूप में देख रहे हैं, आधार बना करके संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन अभी हम लोग को किस पे चर्चा करना है, अभी हम लोग को चर्चा करना है उन माननीय सदस्यों के बारे में जो संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिए हैं, यानी संविधान सभा के बारे में, ठीक है। आइए, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी, अभी बताया 389, ठीक है, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत द्वारा, और इसमें भी क्या है 292 और 4 दो टुकड़ों में बटा हुआ। ये 4 क्या होते थे, तो उस समय 4 जो है वो कमिश्नरी प्रांत होते थे। कौन कौन सा था, एक आप अजमेर देख रहे हैं, दिल्ली देख रहे हैं, बलूचिस्तान जो वर्तमान कहाँ है, पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जाएगा, और इसके अलावा कुर्ग जो कर्नाटक का क्षेत्र था। तो आपको एक अजमेर राजस्थान का क्षेत्र, दिल्ली, इसके अलावा बलूचिस्तान और कुर्ग, ये 4 क्या था, कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था ब्रिटिशर्स काल में। था ब्रिटिश भारत ही, लेकिन वो कमिश्नरी प्रांत, उसको अलग से दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो 4 वो और 292 प्लस 13 जो थे वो क्या थे, देसी रियासत थे, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए क्या क्या प्रावधान हुआ। तो पहले तो ये बता दिया गया कि संविधान सभा में सदस्य कितने होंगे। इसका मतलब कि जो हमारे संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान है, ये कैबिनेट मिशन के तहत इस चीज को बताया गया था। इसमें 296 ब्रिटिश भारत के होंगे, जिस पर ब्रिटिशर्स का पूरा नियंत्रण था, और प्लस 93 जहां से आएंगे वो देसी रियासत थे। आधार क्या बनाए थे, आधार ये सदस्य कहां से आ रहे हैं, तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर देसी रियासतों व प्रांतों को 1 सीट, 10 लाख की जनसंख्या पे क्या होगा, 1 सीट। और आप कल्पना कर पा रहे हैं, यही 10 लाख की जनसंख्या को आधार बना करके आजादी के बाद भी, चलिए ठीक है भाई, 1946 1947 कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, 10 लाख पे आधार ठीक है। लेकिन आज 2024 में भी क्या है, हम उन्हीं गणनाओं को केवल आगे कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। यह समस्या का विषय है, ठीक है। आवंटित करना था, ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के आधार में किया जाएगा। किसके किसके, ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख
समुदाय के मध्य उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब भारत में कुल जनसंख्या इसका जितना प्रतिशत अनुपात हिंदू का होगा, सीटों में भी उतना ही प्रतिशत मिल जाएगा उसे। जितना प्रतिशत जनसंख्या का अनुपात मुस्लिम का होगा, उतने प्रतिशत ही सीटों की संख्या, और जितना प्रतिशत सिख का होगा उतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, वो सिखों को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो प्रावधान किए गए थे, यहां पर पहले से जो व्यवस्थाएं हो गई थी उसमें देखिए क्या था। अब जो हिंदू शब्द का प्रयोग ना करके यहाँ पे क्या किया गया था, तो एक यहाँ पर मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया गया, दूसरा सिख का, और इसके अलावा क्या कर दिया गया था, सामान्य। क्यों? क्योंकि हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और इसके अलावा अन्य सभी क्या थे, वो एक वर्ग के मान लिए गए थे। ठीक है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव केवल उस समुदाय के सदस्यों द्वारा ही होगा। जैसे आपने क्या देखा था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था देखा था। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। क्या क्या देख रहे हैं, कैबिनेट मिशन कब का है, जुलाई 1946। क्या कह रहे हैं, सबसे पहली बात बताएं कि 389 सदस्य होंगे, इसमें 292 प्लस 4 के कॉन्सेप्ट में कहां से होंगे, ब्रिटिश भारत से होंगे, ब्रिटिश भारत। जबकि 93 कहां से होंगे, देसी रियासत से होंगे। ये जो 4 सदस्य हैं ये क्या हैं, ये कमिश्नरी प्रांत के हैं, कमिश्नरी प्रांत, बड़े प्रांत कह लीजिए आप। और ये कमिश्नरी प्रांत कौन कौन था, तो एक आपका अजमेर हो रहा है, दूसरा आपका दिल्ली हो रहा है, तीसरा आपका बलूचिस्तान हो रहा है, और चौथा आपका कुर्ग हो रहा है, कर्नाटक। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें और क्या कहा गया कि ये जो सदस्य हैं, सदस्य 2 वर्गों में पुनः बांट दीजिए। एक आपका लिए 296 और दूसरे हो गए 93। ये जो 296 हैं ये 10 लाख की आबादी पर एक सीट के आधार पर होगा। ठीक है, और ये जो 10 लाख की आबादी पर एक सीट का प्रावधान किया गया था, इसमें भी माना गया कि ये 3 वर्ग में होगा, एक मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा सामान्य। और इन तीनों की जनसंख्या का जो अनुपात है, प्रतिशतता है, उसी अनुपात में क्या होगा, जो सदस्य होंगे उनको प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, लेकिन उनके चुनाव में जो मतदान करने का अधिकार होगा, तो जिस वर्ग का प्रतिनिधि होगा उसी वर्ग के लोग उसका मतदान करेंगे। ठीक है, जैसे पृथक निर्वाचन वाला प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या था, ये जो 93 बच रहे थे, ये कौन थे, देसी रियासत। अब ये देसी रियासत क्या था, तो आप जानते हैं देसी रियासत मतलब क्या हो गया, ये राजा के अधीन है। इसीलिए क्या किया गया, राजा समस्त व्यवस्थाओं का जो मालिक होता है, तो उसकी शक्ति को बरकरार रखा गया। और क्या किया गया कि ये क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे, अर्थात जिसको ये मनोनीत करके अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजेंगे, उन्हीं के माध्यम से क्या होगा, फिर जो संविधान सभा है वो उसमें कार्य करेंगे। ठीक है, ये था पूरा संविधान सभा के गठन का प्रावधान। अब आइए देखिए इसमें जो सदस्य आए उसको लेकर क्या क्या बातें हैं। ठीक है,
देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या निकल के आया। ये अगर हम लोग देखें तो सदस्यों की संख्या में क्या था, 208 सदस्य सॉरी 208 सदस्य कहां से आ रहे हैं, कांग्रेस से। इसके अलावा 73 कहां से आ रहे हैं, मुस्लिम। 15 कहां से आ रहे हैं, छोटे समूह व स्वतंत्र। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है दलगत आधार पर। इसका मतलब 208 सदस्य कहां से आ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इसके अलावा जो आप 73 देख रहे हैं ये मुस्लिम लीग से आ रहे हैं, और इसके अलावा कुछ 15 सदस्य जो थे वो अन्य छोटे समूह व प्रावधान से आ रहे थे। ठीक है भाई, कुछ और भी तो पार्टियां रही होंगी, उनके माध्यम से आ रहे थे। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, उसके पीछे कारण भी आप लोग को बताए थे। देशी रियासत खुद का संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। अभी जब पहली बार यहाँ पर बन के आया तो वो क्या कर रहे थे, अलग रखते थे। देखिए अब यहीं से क्या हो रहा था, भारत में सांप्रदायिकता का स्तर बढ़ना शुरू हो रहा था। सभी अपने अपने बाहुल्य क्षेत्रों में क्या थे, नरसंहार प्लस कौन राजा किसके साथ जुड़ना चाहता है, किस राजा के क्षेत्र में सुरक्षित रहेंगे, यानी पलायन एक राज्य से दूसरे राज्य में होना, ये सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई थी। अब जो देशी रियासत के राजा हुआ करते थे उनको क्या लगता था, उनको लगता था कि चूंकि जो भी आप पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना, तो वहां पर उसने माउंटबेटन योजना में क्या था, माउंटबेटन योजना में कहा गया कि चूंकि देशी रियासत ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है, इसलिए जब दो स्वतंत्र राष्ट्र निर्धारित किए जा रहे हैं तो यदि देशी रियासत चाहें तो क्या कर सकते हैं, वो जिस देश को चाहे उसके साथ जुड़ सकते हैं, अन्यथा वो चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र कर सकते हैं। ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया। तो जो मुख्य रूप से आप पूरा पढ़ते हैं भारत के एकीकरण का इतिहास, कि कैसे छोटे छोटे देशी रियासतों को भारत के क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास किया गया, उसी में आप 2-3 क्षेत्र थे जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, जिसको आप सुनते हैं। कौन कौन सा था, जम्मू कश्मीर हमेशा से रहा है, जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब क्षेत्र थे जो आप हमेशा सुनते हैं चर्चा में, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक अतिरिक्त बल या शक्ति का प्रयोग करके इनको एकीकरण करने का प्रयास किया गया। बाकी छोटे छोटे देशी रियासत वो समझ चुके थे कि अब हमारा भविष्य रहेगा नहीं, प्लस एकीकरण में बहुत से बार प्रयास किया गया। जैसे आज की राजनीति देख रहे हैं, प्रत्येक जो प्रतिनिधि है उसको दल से जोड़ने के लिए कैसे कैसे उसको थोड़ा बहुत लालच भी दिया था, लाभ भी दिया था। ऐसे देशी रियासतों को भी क्या किया गया था, बहुत सी हद तक उनको क्या किया गया था, कुछ कि आपका जो राजशाही व्यवस्था है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। कुछ जगहों पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया गया था कि अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपके ऊपर सेना का कमांड कर दे। कहते हैं ना, किसी को प्यार से, किसी को थोड़ा सा डरा कर, जैसी व्यवस्था बनी वैसे हिसाब से जोड़ना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो यही मतलब था। तो चूंकि अभी की जो बिंदु निकल के आ रहे हैं, अभी तो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया है ना, तो देशी रियासतों को लगता था कि हम क्या करेंगे, अपना स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विभाजन में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई थी तो क्या थी, भारत का एकीकरण करना। क्योंकि अगर एकीकरण ना किए होते तो उसके बाद जो छोटे छोटे देशी रियासत थे अगर वो संप्रभु हो गए होते तो शायद आप जो भारत का भूभाग वर्तमान में देख रहे हैं उसमें और भी न जाने कितने खोज पड़े होते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम था। अब देखिए यहाँ पर तो दल के आधार पर ध्यान रखिएगा, 208, 73 और 15 संख्या याद रखेंगे, दल अपने आप याद रहेगा। ठीक है, आरक्षित सीट। अब इसमें सीटों का आरक्षण कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर आरक्षण क्या हुआ, पहली बात तो 15 सीट क्या हुई, महिलाओं के लिए रही। उसके बाद SC ST आरक्षण देख रहे हैं, तो SC के लिए 26 और ST के लिए 33 ये सीटों का आरक्षण किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 15, 26, 33। ठीक है, महिला, SC ST। अब इसके अलावा क्या था, सामान्य की संख्या देखें तो 213, यानी ये जो आप 3 समुदाय के लिए अलग अलग तरह से देख रहे थे, जो प्रतिनिधि चुन के आ रहे थे, तो सामान्य के लिए क्या हो गया, 213 थे, सिख 4 आए और मुस्लिम 79 प्रतिनिधि आए थे। ठीक है, तो बस 213 यहां पर है, यहां पर कितने हैं, 79। दलगत प्रणाली के आधार पर ऊपर क्या थे, 73 थे, तो कितने बढ़ गए, 6 बढ़ गए,
यहाँ पर उनकी संख्या 208 थी, कितनी हो गई 5 बढ़ गई, 6 5 11, 4 वाले में क्या हो गया 15 थे, 11 कम हो गए, तो आपका संख्या क्या हो गई संख्या आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 15 26 33, तो क्या क्या है, एक आप देख रहे हैं 208 कहां से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं। फिर आपने देखा 73 कहां से आ रहे हैं, मुस्लिम लीग से आ रहे हैं। 15 कहां से आ रहे हैं, अन्य से आ रहे हैं। दूसरे स्तर पर हम बात करें तो आरक्षण कितना था, महिला कितनी थी, महिला 15 15 26 33, यही तो था 15 26 33, 15 फीमेल, 26 SC, 33 ST। अब तीसरा आधार क्या था, ये तो रिजर्वेशन आरक्षण हो गया। तीसरा आधार, जिस आधार पर क्या था, अनुपात के अनुसार जो प्रतिनिधि थे उनका जो वितरण किया गया था, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 समुदाय में किया गया था। तो मुस्लिम 79, सामान्य यानी जनरल 213, प्लस जो आपके सिख थे वो कितने थे 4। तो ये 3 अलग अलग तरह का डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा, जो सदस्यों की संख्या को बता रहा है। ठीक है, चले अब यहां से फिर बैठक प्रारंभ हो रहा है तो इसको कल से देखा जाए एक चरण में। ठीक है, तो क्या क्या देखें आज, पहले आप देख रहे हैं संविधान की मांग किस तरह से रही, फिर आपने देखा संविधान सभा की मांग कैसे आगे बढ़ी, और फिर आपने देखा कि कैबिनेट मिशन के तहत क्या प्रावधान आया। अभी तो हम लोग कैबिनेट मिशन का प्रावधान ही देखे थे, उसके अनुसार क्या हो गया, संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण हो गया, वितरण हो गया। अब आगे देखेंगे संविधान सभा की जब बैठक हुई तो क्या प्रथम बैठक में प्रत्येक सदस्य उपस्थित हुए, कितने हुए, फिर कैसे उनके धीरे धीरे जो है बातें आगे बढ़ी थी, और किस तरह से फिर हमारा मूल संविधान बना और लागू हुआ। ठीक है, तो कल एक लेक्चर और लगेगा, खत्म हो जाएगा ये। ठीक है।